आइए बच्चों, मैं संजुता पाटिल आप सबको फिर से मेरे चैनल पे स्वागत करती हूँ। बच्चों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने वसंत बाग 3 में से पाठ तीसरा बस की यात्रा इस पाठ के 2 पैराग्राफ का जानकारी हम लोगों ने अभी लिया है और लेखक परिचय का भी जानकारी हम लोगों ने लिया है। तो आगे हम तीसरे पैराग्राफ को आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चले तीसरा पैराग्राफ में लेखक हरिशंकर परसाई जी ने कैसे व्यंग्यात्मक लेखन लिखा है और बस के बारे में क्या कह रहा है, ये देखते हैं। चले। गजब हो गया, ऐसी बस अपनी आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा। राजा, रंक, फकीर, आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। तो बच्चों, इस पैराग्राफ का अर्थ इस तरह है कि यहाँ पर तो लेखक जी पहले पैराग्राफ में क्या ये बस चलती भी है कि नहीं, ऐसे करके उन्हें बहुत ही क्या हो रहे थे, आश्चर्यचकित हो रहा था कि बस खुद चल सकती है कि नहीं, क्या बीच में ये बंद पड़ सकती है करके। लेकिन ये तो बहुत ही गजब का बात हो गई है। गजब मतलब आश्चर्यचकित का बात है कि बस अपने आप चलती है। तो हम आगा पीछा करने लगे। आगा पीछा करना बच्चों, इसका मतलब है, ये एक मुहावरा है। इसका अर्थ है निर्णय न लेना। डॉक्टर मित्र ने कहा, पहले पहले तो इधर लेखक जी कुछ भी निर्णय ना ले सके, क्योंकि सच में तो ये बस देखने से ही उन्हें पता चलता है कि सच में ये बस चलता है कि नहीं है करके। इसलिए वे निर्णय लेने के लिए भी बहुत तरस रहे थे। तो बाद में उनके एक डॉक्टर मित्र ने सलाह दिया कि बस अनुभवी है, नए नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है। तो आप इतना क्यों सोच रहे हैं कि बस तो कैसा है, एक तो बहुत ही पुराने अनुभवों को लेकर आया हुआ एक बस है। तो ये तो नए नवेली बसों से भी ज़्यादा विश्वसनीय है, क्योंकि नए नवेली बस जो रहती है वो भी क्या हो सकती है कि वो भी कहाँ पर तो रास्तों के बीच में बंद हो सकती है। तो ऐसे ही वो तो कहाँ ठीक से चल सकती है। तो ये तो कहाँ बहुत पुरानी है और तब से लेकर आज तक चल रही है। हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी करके उनके दोस्तों ने क्या किया, मजाक से लेखक को सलाह दिया। तो लेखक जी क्या करते हैं, हम बैठ गए। लेखक जी बस के अंदर बैठने के लिए जाते हैं। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। तो लेखक जी को कुछ लोग क्या छोड़ने के लिए आए थे। वे लोग ऐसे लेखक जी को देख रहे थे कि ये अंतिम विदा क्या लेने वाले हैं, ऐसे देख रहे थे, क्योंकि बस का हालत जो है, दशा जो है, वो ऐसा ही लग रहा था। तो लेखक जी के दोस्त जो है वो तो क्या, दोस्तों ने कहा कि चलो भाई चलते हैं, इसी बस पर भरोसा रखे, चलो बस में बैठेंगे। उन्हें कुछ लोग छोड़ने आए थे, वो ऐसे देख रहे कि जैसे उनको भी ऐसा लग रहा था कि ये बस से जा रहे हैं, तो ये जीवित बचेंगे या नहीं, ऐसे करके वे सभी लोग सोच रहे थे। तो उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा। तो उस लोगों का आंखें ऐसा लग रहा था कि आया है तो एक दिन जाना ही चाहिए, एक दिन तो हमें मरना ही चाहिए। तो लेखक जी उस बस में जाकर बैठे हैं, तो उनका कोई गारंटी नहीं है अब तो वो बच के
घर तक पहुंचते हैं या कुछ होता है, क्योंकि बस का स्थिति ही ऐसा है। तो ऐसे सभी लोग अंतिम विदा दे रहे हैं, ऐसे वे सभी लोग देख रहे थे। तो आना जाना तो क्या लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा हो, रंक हो या फकीर। वे लोग ऐसे सोच रहे थे। लेखक जी के मन में ऐसा लग रहा था कि उन लोगों को देखकर आए हैं तो एक दिन हमें जाना ही पड़ेगा। तो चाहे वो राजा हो, राजा मीन्स किंग, चाहे वो कौन, रंक हो, रंक मतलब भिखारी हो, या फकीर, फकीर मीन्स साधु या सन्यासी, चाहे कोई भी हो, पैदा हो गया तो एक ना एक दिन उन्हें मरना ही है। ऐसे वे लोगों के आंखों को देखकर लेखक को ऐसे लग रहा था। तो आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। कूच, कूच करना मतलब चलना या प्रस्थान करना। एक ऐसे या किसी जगह पर क्या करना, प्रस्थान करना। तो इधर तो कूच करने के लिए आदमी को किस लिए, कहाँ पर भी आगे कदम बढ़ने के लिए उन्हें एक निमित्त चाहिए, एक कारण चाहिए। कि वैसे ही यहाँ पर क्या हुआ है कि कूच करने के लिए एक क्या चाहिए, निमित्त चाहिए। तो उस निमित्त में से ही चाहे कुछ भी हो सकता है। हम लेखक और उनके दोस्तों ने इस बस के ऊपर भरोसा रखकर, वे लोग तो सभी अपने मन में ऐसे सोचे हैं कि हम ठीक से घर तक पहुंच सकते हैं करके, लेकिन पहुंचते भी है कि नहीं है ये भरोसा नहीं है। ऐसे वे लोग तो कदम तो बढ़ाए हैं, लेकिन उस कदम को बढ़ाए हैं, वो कदम तो एक निमित्त है, एक कारण है। क्योंकि रास्ते पर बीच में जाते वक्त कुछ भी हो सकता है, ऐसे लोग भी सोच रहे थे और लेखक जी भी सोच रहे थे। अभी लेखक जी आगे क्या लिखते हैं हम लोग देखते हैं। इंजन सचमुच सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। तो बच्चों, यहाँ पर लेखक जी बहुत ही व्यंग्यात्मक से यहाँ पर लिखते हैं कि जब बस स्टार्ट होने के बाद ऐसा लग रहा था कि बस ही क्या है, इंजन है। हम इंजन में बैठे हैं, मानो पूरी बस इतना भयानक आवाज कर रही थी कि बस ही क्या है, इंजन है, ऐसा लग रहा था। तो ऐसा एक भयानक आवाज को वो शुरू किया। तो उस आवाज को सुनते ही बस में बैठे सभी लोग भयभीत हो जाते हैं एक क्षण के लिए। तो बाद में आवाज बंद हो जाता है, तो बस धीरे धीरे चलने लगती है। तो लेखक जी का दृष्टि जो है उसके कांच पर जाती है। कांच बहुत कम बचे थे, तो यहाँ पर बस के शीशे जो थे वो भी टूटे हुए थे। यानी कि जो बचे हुए शीशे जो है वो इतने खराब हालत में थे कि अगर किसी का हाथ उस शीशे से लगा तो उन्हें चोट लग सकती थी। इतना खराब शीशा था वहाँ पर। जो भी शीशे बचे थे उससे हमें बचना था। इसलिए लेखक जी क्या करते हैं, खिड़की से दूर सरक कर गए, क्योंकि ताकि उन्हें भी चोट ना पहुँच सके। इसलिए वे थोड़ा क्या करते हैं, खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। तो इंजन मीन्स बस चल रहा था। तो लेखक जी को ऐसा लगा कि उनके सीट के नीचे ही क्या है, इंजन है। यानी ऐसा चलने लगा कि बहुत ही भयानक आवाज करते हुए वो बस चलने लगा। तो लेखक जी के मन ही मन में ऐसा महसूस हो रहा था कि रास्ते के बीच में जाकर अभी क्या हो सकता है, घर हम ठीक से पहुंच सकते हैं कि नहीं, ऐसा महसूस उन्हें हो रहा था। क्या जीवित
बचकर जाते हैं कि नहीं, ऐसा उन्हें लग रहा था। तो आगे लेखक जी क्या लिखते हैं, देखते हैं। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी। हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। यहाँ पर लेखक इतना हास्यास्पद से लिखते हैं कि बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि बस सचमुच ही चल पड़ी। तो लेखक जी के मन में ऐसा लगने लगा कि बस कौन से जमाने का है ये, तो गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त ये बस तो कैसे रहा होगा, जवान रही होगी। क्योंकि ये बस तो ऐसे वहाँ पर चल रहा था कि असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन की तरह। असहयोग मीन्स उसका अर्थ है कि असहयोग, सहयोग मीन्स इधर महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन, वो सविनय अवज्ञा आंदोलन। असहयोग का मतलब होता है मतलब नहीं और सहयोग मतलब साथ देना या हेल्प करना। सविनय का मतलब है स मतलब साथ और विनय मतलब आदर या नम्रता। अवज्ञा अवज्ञा का मतलब है कि आज्ञा का पालन न करना। गांधी जी ने स्वतंत्रता के आंदोलन करते वक्त अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए वे असहयोग आंदोलन चलाए और सविनय अवज्ञा आंदोलन भी चलाए थे। मीन्स इसका अर्थ है कि गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ उनका काम जो भी काम थे, उनका ऑर्डर्स थे, उसके खिलाफ क्या किया कि असहयोग दिया, काम कुछ भी न करना। मीन्स जितने भी सारे ऑफिसर्स थे, जितने भी सारे नौकर थे हमारे भारतीय लोगों का, सभी लोगों ने काम करना बंद किए थे। तो उसे ही अवज्ञा या असहयोग सविनय आंदोलन कहा जाता है। अवज्ञा मतलब वो कुछ भी काम न करना, कुछ भी आज्ञा को न सुनना, ऑर्डर को न सुनना, ऐसे उसे अवज्ञा कहा जाता है। तो यहाँ पर तो उस समय तो वो जवान रही होगी ना, इसलिए तो वो गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के तरह वो बस भी क्या कर रही है, उसी नियमों का आज पालन कर रही है। तो बस का उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी। तभी उसी समय ही बस को ट्रेनिंग मिल चुकी होंगी कि असहयोग और ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का। क्योंकि वैसे ही बस लग रहा है, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। बस का हिस्सा जो है, पार्ट्स जो है, वो एक हिस्से से दूसरे हिस्सों को असहयोग कर रहा था। यहाँ पर ऐसे महसूस होता है कि बस का पूरा ढांचा जो है वो इतना हिल रहा था, इतना हिल रहा था कि यहाँ तो बस आगे से आगे और पीछे से पीछे ऐसे 2 पार्ट्स में विभाग भी हो सकता है, ऐसे वहाँ पर महसूस हो रहा था। तो वो बस का ढांचा वहाँ पर पूरी तरह से ही बिगड़ गया था और पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। पूरी बस जो है अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। अवज्ञा मतलब वो ड्राइवर का कुछ भी आज्ञा का पालन न कर रहा था। वो तो अपने आप अपने को जैसा लगता है वैसे ही वो चल रहा था। ड्राइवर ने कितना भी उसे ठीक करने का कोशिश किया तो भी वो ठीक नहीं हो पा रहा था। आगे का हिस्सा हिलती है, नहीं तो पीछे का हिस्सा हिलती है,
नहीं तो दाएं का हिस्सा हिलती है, नहीं तो बाएं का हिस्सा हिलती रहती है। ऐसे ही क्या लड़बड़ लड़बड़ करके वो बस जाने लगी। तो बीच में क्या होता है देखिए, तो सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। देखिए, लेखक जी को ऐसे लग रहा था कि जो बॉडी जो है, बस का हिस्सा जो है, वो अपना हिस्सा को छोड़कर ऐसे ही आगे का आगे भाग रहा है और पीछे का पीछे भाग रहा है। ऐसे ही लेखक जी को ऐसे लग रहा था। तो 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। जो भेदभाव थे 8-10 मील यानी वहाँ पर पार करने के बाद लेखक जी को थोड़ा भरोसा आ गया और जो भी कुछ शंका मन में थी वो सब मिट जाते हैं। और क्या होता है कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। तो लेखक जी को ऐसा लगने लगा, कभी सीट तो ऐसे ऊपर नीचे ऐसे उछल रहा था कि सीट के ऊपर हम बैठे हैं, क्या सीट ही हमारे ऊपर बैठी है करके ऐसे लेखक जी को ऐसे क्या हो रहा था, मन के अंदर ही अंदर उन्हें एक ऐसे महसूस हो रहा था कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। क्या हम बस में से यात्रा कर रहे हैं, क्या इंजन में से यात्रा कर रहे हैं, क्या कैसे हम जा रहे हैं, वही लेखक जी को भरोसा नहीं था। तो आगे क्या लिखते हैं देखेंगे। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टेयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। तो यहाँ पर लेखक जी लिखते हैं कि बस तो चल रही है, लेकिन बस का तो कोई भरोसा नहीं है। एकाएक बस रुक गई, बीच में ही रुक जाती है। तो लेखक जी को मालूम हुआ कि क्या पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। छेद का मतलब है होल हो गया है। तो ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा। पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है तो सारा पेट्रोल जो है वो क्या होने लगा कि धीरे धीरे नीचे गिरने लगा। तो इसलिए ड्राइवर बहुत ही होशियार था। तो ड्राइवर ने क्या किया, बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। बाल्टी में ही नली डाला और इंजन को भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे। तो मानो यहाँ पर तो उस कंपनी का एक हिस्सेदार भी उस बस में बैठा हुआ था। वो लेखक तो बस में बैठने के समय पर ही कहे थे कि बस चलती भी है और बस अभी चलती है करके। तो लेखक जी को ऐसा लग रहा था कि वो कंपनी का हिस्सेदार जो है वो उस इंजन को लेकर ही क्या अपने गोद में वो क्या रख लेगा और उस नली से उसे क्या करेगा कि नली को मुंह में डालकर वो पेट्रोल को उसे पिलवाएगा करके। जैसे एक माँ अपने बच्चे को क्या करती है, दूध पिलाती है, वैसे ही ये ऐसे ही करेगा करके यहाँ पर लेखक जी को लग रहा था। ये तो बहुत ही व्यंग्यात्मक और हास्यास्पद दृष्टिकोण से लेखक जी ने यहाँ पर लिखने का कोशिश किया है। और बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टेयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभाव बने थे। तो यहाँ पर तो ऐसे लग रहा था मानो लेखक जी को कि बस को देखकर ये बाल्टी में क्या नली डालकर उसे पेट्रोल क्या कर रहे हैं, उसे पेट्रोल को भेज रहे हैं। तो ऐसे लग रहा है कि इस बस पर तो भरोसा नहीं है, क्योंकि ये तो बीच में जाकर क्या हो सकता है, स्टेयरिंग भी इसका टूट सकता है,
कभी कभी और क्या हो सकता है, ये ब्रेक फेल भी हो सकता है। तो ऐसे उन्हें लेखक जी को लग रहा था, तो ये बस कहाँ पर जाकर क्या हो सकता है, खराब हो सकता है, ये पता नहीं है करके लेखक जी ऐसे सोच रहे थे। तो बच्चों, इस पाठ का आगे का वीडियो जो है, हम क्या कर सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में हम इस पाठ का भाव के साथ और आपके सामने हम उपस्थित हो जाते हैं। तब तक आपको धन्यवाद।